मैं शेर सैयद हाजिर हूँ इल्म व आगही के सफ़र के साथ रेडियो FM 105 पर, और मेरे साथ हैं हसन अहमद और समन सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे अमेरिका में होने वाले उस ऑपरेशन के बारे में जिसमें एक सूअर का दिल निकाल करके एक इंसान को लगाया गया है, और इसके बारे में तफसीलात से जिक्र होगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस सिलसिले में बात करें, मैं चाहता हूं कि फ्लोरिडा में मौजूद डॉक्टर अदनान मोहम्मद हमें बताएं कि आज़ा की पेवंदकारी के सिलसिले में अखलाकी मसाइल क्या हैं। अदनान मोहम्मद ट्रांसप्लांट यूनिट में काम करते हैं जहां जिगर की पेवंदकारी होती है। क्योंकि ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है, उन्हें ये पता है कि इस सिलसिले में उठाए जाने वाले अखलाकी और एथिकल सवालात क्या हैं। तो हम सुनते हैं अदनान मोहम्मद को, और उसके बाद हम दोबारा से बात करेंगे इस बड़े ऑपरेशन के बारे में जिसने पूरी दुनिया में एक हंगामा मचा रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं डॉक्टर शेरशाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन के लिए मुझे मौका दिया। सबसे पहले जो आपके लिसनर्स हैं उनको मैं थोड़ा ब्रीफली ट्रांसप्लांटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। उसके बाद जो एथिकल क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस वक्त अमेरिका में ट्रांसप्लांट्स जो हो रहे हैं, इट्स अबाउट मोर देन 40,000 ट्रांसप्लांट्स डन एवरी ईयर। तो एक साल के अंदर लास्ट ईयर 40,000 से ऊपर टोटल ट्रांसप्लांट हुए अमेरिका में, लेकिन मोर देन 100,000 पीपल आर स्टिल ऑन द वेटिंग लिस्ट। 1 लाख से ऊपर लोग अभी भी वेटिंग लिस्ट के ऊपर हैं, और 20 से 25 लोग ट्रांसप्लांट का इंतजार करते करते मर जाते हैं और उनका नंबर नहीं आता। ट्रांसप्लांट एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट अमेरिका में इस वक्त हो रहे हैं, जिसके अंदर लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, स्मॉल बॉल ट्रांसप्लांट, एंड दीज आर कॉल्ड सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांट के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहली चीज डोनर और दूसरा रेसिपिएंट, और मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। डोनर का मतलब होता है कि जो ऑर्गन डोनेट करे। यहाँ पे इस वक्त 2 किस्म के डोनेशन हो रही हैं अमेरिका में। एक होता है लिविंग डोनर, कि एक आदमी जिंदा है और वो अपनी किडनी डोनेट कर दे, इसको लिविंग डोनर बोलते हैं। और दूसरी किस्म की जो डोनेशन होती है वो होती है आफ्टर द डोनर इज डिसीज्ड, जिसको कहते हैं ब्रेन डेथ डोनर। ये वो डोनर होते हैं जिनका ब्रेन डेथ हो जाता है लेकिन हार्ट पंप कर रहा होता है। तो उन डोनर से भी उस पेशेंट की विल के हिसाब से या उसकी फैमिली मेंबर के कंसेंट के बाद ऑर्गन्स को लेकर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। अब मैं आता हूं आपके सवाल के जवाब की तरफ। आपने जैसे पूछा कि ये ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन के अंदर एथिकल क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, इस जवाब को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, और ये जो 4 चीजें हैं ये इसके एथिकल क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहली चीज होती है ऑटोनॉमी, कि जो ऑर्गन डोनेट करता है या जो ऑर्गन रेसिपिएंट है उसका अपना कितना विल है। दूसरी चीज कहलाती है बेनिफिशंस, कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तीसरी चीज होती है जस्टिस, इसका मतलब ये हुआ कि हम इंसाफ कर रहे हैं कि जिसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है वो उसका हकदार भी है कि नहीं है। और चौथी चीज होती है यूटिलिटी, इसका मतलब हुआ कि हम जो ऑर्गन डोनेट करके ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, इट शुड गो टू द मोस्ट डिजर्विंग पेशेंट, जिसको इस ऑर्गन का हक सबसे पहले, बेस्ड ऑन द डिजीज प्रोसेस। जो ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं आफ्टर ब्रेन डेथ, जिसको हम कैडावरिक डोनर भी बोलते हैं, उसके अंदर एथिकल इश्यू होता है कि इज द डोनेशन जस्टिफाइड। और ये जो डोनर है इसने या तो अपनी जिंदगी में इस चीज के बारे में लिखा हुआ है, या उसके जो सर्वाइविंग फैमिली मेंबर हैं उन्होंने इस चीज की इजाजत या कंसेंट दिया हुआ है कि हम ये जो डोनर है इसके ऑर्गन्स निकाल कर किसी और को
ट्रांसप्लांट कर सकें। दूसरे जो लिविंग डोनर होते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किडनी आपके पास 2 है तो 1 किडनी डोनेट की जा सकती है। उसके अंदर भी जो रिसिपिएंट है लेने वाला और जो ऑर्गन देने वाला है, उन लोगों की रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जाहिर सी बात है ऑर्गन्स की मैचिंग और जो ब्लड ग्रुप और टाइपिंग वगैरह जो होती है वो सब मैच होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि बाद की कॉम्प्लिकेशंस ना हो। यहाँ पर अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनोस, यूनाइटेड नेटवर्क फॉर ऑर्गन शेयरिंग। वो इन सारे काम को कोऑर्डिनेट करती है ताकि कोई गलत काम ना हो सके। जो ऑर्गन डोनर्स हैं, चाहे लिविंग डोनर हो या डिसीज्ड कैडावरिक डोनर हो, उन सब का डेटा इकट्ठा करना, कंसेंट्स, रिसिपिएंट की मैचिंग करना ऑर्गन के साथ और किस रिसिपिएंट को प्रायोरिटी दी जाए, इन सब की मैनेजमेंट ये इदारा जिसको यूनोस बोलते हैं वो करता है ताकि किसी भी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और जो जस्टिफाइड पेशेंट हैं बेस्ड ऑन द लिस्ट प्रायोरिटी आर गेटिंग द ऑर्गन्स ऑन द राइट टाइम। दूसरा, कुछ मुल्कों के अंदर ऑर्गन की ट्रैफिकिंग भी होती है जिसको हम कहते हैं सेलिंग द ऑर्गन्स फॉर मनी। ये भी बहुत बड़ा एथिकल इशू है जिसका अमेरिका में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुनिया के कुछ ममालिक में ऑर्गन ट्रैफिकिंग इज वेरी हाई और ऑर्गन्स को पैसे के लिए बेचना, जिसको ऑर्गन ट्रैफिकिंग कहते हैं, इज वेरी कॉमन। एक और एथिकल इशू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और डोनेशन में आता है जिसको कहते हैं हम नो हार्म टू डोनर और रेसिपिएंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो डोनर जो ऑर्गन दे रहा है वो लिविंग है और जो रेसिपिएंट जिसको ऑर्गन लगाया जाएगा, इन दोनों को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। अगर हेल्प हो रही है तो अच्छी बात है आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, बट इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि द ऑर्गन डोनर जो ऑर्गन डोनेशन कर रहा है उसकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा ना हो डोनेशन के बाद, और जो ऑर्गन ले रहा है जो रेसिपिएंट है उसकी बॉडी भी इस न्यू ऑर्गन को टॉलरेट कर ले और रिजेक्शन की या इन्फेक्शन की कॉम्प्लिकेशंस ना हो, क्योंकि कुछ केसेस के अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ के ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है जो ऑर्गन रेसिपिएंट है। और आखिर में मैं जो आपका आज टॉपिक है उसके बारे में बात करूंगा जिसको कहते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। इसका मतलब ये है कि ऑर्गन को एक एनिमल से लेकर एक ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली एक पिग का हार्ट एक ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया गया है। ये जो चीज़ है ये अभी बहुत अर्ली स्टेज के अंदर है दुनिया में और ख़ास तौर पे अमेरिका में, और इसके अंदर बहुत सारे एथिकल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें सबसे पहले एनिमल वेलफेयर का क्वेश्चन है कि हम जिस एनिमल से ऑर्गन ले रहे हैं, जाहिर है उस एनिमल के मरने के बाद उसके ऑर्गन को ह्यूमन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ये जस्टिफाइड है कि नहीं। दूसरा सवाल आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि जो ऑर्गन्स हम एनिमल से लेकर ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करते हैं दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड। उसके अंदर हम काम करके उसकी जो जीन्स हैं उसको बदल देते हैं ताकि ह्यूमन के अंदर रिजेक्शन का मसला कम से कम हो या ना हो। तो इज दिस जस्टिफाइड और नॉट, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और तीसरी चीज़ है प्राइवेसी ऑफ द रेसिपिएंट, कि जिसको ये ऑर्गन्स लग रहे हैं उसकी अपनी प्राइवेसी, क्योंकि इट विल बी ऑल ओवर इन द न्यूज़, जैसे कि ये अभी मरीज को बारे में पता चला है। तो ये कुछ बातें हैं एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। उम्मीद है आपको मेरे इस जवाब से एथिकल क्वेश्चंस को समझने में आसानी हुई होगी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया अदनान, आपने अच्छे तरीके से हमें इनके अखलाकी मसाइल के बारे में बताया। अब हम चलते हैं वक्फे की तरफ और उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं इल्म आ गई के सफर के साथ। We will be right back after this short commercial break. कोविड से बचाव के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन कराएं। This public service message is brought to you by Getz Pharma. मौलावी बाइशहज़ाद रॉय।
अखियों किनारे डूबे हैं सितारे, अश्क ढले ना ढले। हाँ मेरी जिंदगी तो ये नहीं है जो तुझसे जुदा कर दे। मैं तेरे नाल रहना, हाँ रहना, मैं रबड़ू गवाह करके। मौला वे जब तू ही तू है, फिर ये क्यों आँख में आंसू है। प्यार है जब तेरा जलवा, फिर जुदाई क्यों हर। उन कही कहानियों में से एक कहानी जिसमें 2 हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने कोविड के मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। Gets Pharma thanks our heroes. Brought to you by Gets Pharma. दोबारा से हाजिर हैं इल्म व आगही का सफर लेकर FM 105 पर। और इससे पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इस वक्त एक सूअर के दिल को इंसान में लगाया गया है। एक तरह से ये पहला ट्रांसप्लांट ऑपरेशन है जिसमें किसी जानवर का दिल इंसान को लगाया गया है। और इसी सिलसिले में हम बात कर रहे थे कि जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, यानी जब आज़ा की पैवंदकारी करते हैं, तो उसके अखलाकी मसाइल क्या होते हैं। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब डॉक्टर अदनान मोहम्मद साहब का, जिन्होंने इस बारे में रोशनी डाली। और इसके बाद हम सफ़र में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ट्रांसप्लांट की, यानी तारीख क्या है आज़ा की पैवंदकारी की, और मैकेनिकल हार्ट कैसे बनाए गए। और हम फिर जिक्र करेंगे ये जो ऑपरेशन किया गया है, एक सूअर के दिल को इंसान में लगाया गया है। लेकिन सम्मन और हसन, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपको एक दिलचस्प खबर ये बताना चाहता हूं कि 4 दिन कबल एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल है, उसका नाम है ज़ारा रदरफोर्ड, उसकी वालिदा का ताल्लुक बेल्जियम से है और वालिद का ताल्लुक इंग्लिस्तान से है। और उसके वालिद और वालिदा दोनों के दोनों पायलट हैं, वो जहाज उड़ाते हैं। तो ज़ारा ने कमाल ये किया है कि 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने छोटे से जहाज पर पहली खातून होने का एजाज़ हासिल किया है और पहली कम उम्र पायलट होने का एजाज़ हासिल किया है, जिन्होंने अपने जहाज में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है। कल BBC रेडियो पर मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था और उन्होंने जहाज से उतरते ही जब लोगों ने उनसे पूछा कि आपका पैगाम क्या है, तो उन्होंने बोला कि मेरा पैगाम यह है कि मैं ये चाहती हूँ कि दुनिया भर की लड़कियाँ आला तालीम हासिल करें, वो इंजीनियरिंग, साइंस और एविएशन में एक्सपर्टीज पैदा करें और मेरी तरह से दुनिया के चैलेंज को कबूल करें और सारी दुनिया में हवाई जहाज पे घूमे फिरें। तो वो साइंस की बड़ी दिलदादा हैं। क्या ख्याल है समन आपका इस खबर के बारे में? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही जबरदस्त खबर है कि एक 19 साल की छोटी सी लड़की ने पूरे दुनिया का चक्कर लगा लिया और जहाज पे। ये कितनी अमेजिंग बात है। आपका क्या ख्याल है हसन? जी हाँ, ये मैं तो बहुत कांग्रेचुलेशन सबसे पहले। और दूसरी बात ये है कि मैं बिल्कुल हैरान था कि 19 साल की उम्र में मैं सोच रहा था कि मैंने क्या किया था ऑनेस्टली। और मैंने तो गाड़ी भी नहीं चलानी सीखी थी। मैंने भी गाड़ी चलानी सीखी थी 19 साल की उम्र में। और जबकि एक जहाज में, वन सिंगल इंजन जहाज के अंदर अकेले, मतलब कोई आपके साथ कोई सपोर्ट नहीं है, आप ट्रैवल करें पूरी दुनिया में, डिफरेंट एयरपोर्ट पे होते हैं, डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर। ऑफ कोर्स बंदा जितना भी प्लान कर दे, कुछ नेचर की वेदर हो गई, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप बिल्कुल प्लान नहीं, और इतना करेज और बहादुरी जरूरत है ना। तो ये तो एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हसन, मैं आपको बताऊं कि ज़ारा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सबसे ज्यादा मुझे परेशानी हुई जब मैं साइबेरिया के ऊपर से गुजर रही थी और दूर दूर तक ना इंसान, ना जानवर, ना कुछ, बर्फ, और उसके ऊपर से मैं जहाज उड़ाती हुई जा रही थी। मैं रेडियो FM 105 की तरफ से
ज़ारा को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुल्क की लड़कियाँ भी आगे बढ़ेंगी, तालीम हासिल करेंगी। और बहुत ही अफसोस का इज़हार करता हूँ कि हमारे मुल्क में 60% से ज़्यादा लड़कियाँ स्कूल तक ही नहीं जा सकती हैं, क्योंकि मुख्तलिफ समाजी और सकाफती और तमद्दुनी मसाइल हैं जिसकी वजह से उनको स्कूल जाने से रोका जाता है। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमारे मुल्क की तमाम लड़कियां तालीम हासिल करेंगी और आगे बढ़ेंगी। तो हसन, हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के सफर में मैं डॉक्टर शेषा मैं एक ऐड करना चाहता था, क्या पता हमारे मुल्क की कोई लड़की हो जो कि स्पेस का एक चांद पे जाके टूर लगाए या मार्स पे जाके पूरा टूर लगाए, वो पहली खातून हो जो कि अकेले ये करे, क्या हो पता, शायद जरूर हम ये जरूर ये ख्वाब देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन कोई पाकिस्तान की लड़की जरूर दुनिया का इस तरह को कोई काम करे जिस पे हम भी फख्र का इजहार कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। समन, आप जरा बताएंगी कि दिल का जो ट्रांसप्लांट होता है, दिल की जो पेवनकारी होती है, उसकी तारीख क्या है और किस तरह से ये सारा काम का आगाज हुआ? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेषा। तो इससे पहले कि हम इसकी हिस्ट्री में जाए, मैं बस बहुत आसान अल्फाज में बताना चाहती हूँ कि दिल की जो पेवनकारी होती है यानी हार्ट ट्रांसप्लांट, वो करना क्यों होता है और वो होता क्या है। तो ट्रांसप्लांट ये होता है कि अगर आपके जिस्म का कोई भी आज़ा, कोई भी ऑर्गन निकाल दिया जाए जो अपना सही काम नहीं कर रहा हो और वो बाकी किसी सर्जरी और दवाइयों से उसका फंक्शन वापस नॉर्मल नहीं हो सकता हो, तो जो बिल्कुल आखिरी हमारे पास ऑप्शन होता है वो होता है ट्रांसप्लांट। यानी कोई और आर्टिफिशियल या इंसानी या अब तो जानवरों के आज़ा किसी इंसान के अंदर लगाना, ताकि वो वाला आज़ा दोबारा काम करना शुरू हो जाए। और जो पुराना होता है उसको हार्ट के मामले में कभी छोड़ दिया जाता है अंदर और ज्यादातर निकाल दिया जाता है। और इसकी ट्रांसप्लांटेशन आमतौर पे लंग्स के साथ भी हो सकती है और लंग्स के बगैर भी हो सकती है, जो हमारे फेफड़े होते हैं। और हम बात करेंगे आज आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट की, यानी वो वाला दिल जो ना इंसान को बिलोंग करता है, और आगे जाके हम बात करेंगे जो सूअर का दिल का ट्रांसप्लांट हुआ था। तो जो आर्टिफिशियल ट्रांसप्लांट का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि कोई भी चीज आर्टिफिशियल अगर अपनी बॉडी में डालते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो जिस्म होता है, उसका एक पहला रिएक्शन होता है उसको रिजेक्ट करना। इसलिए कि कोई भी चीज बाहर से आई हुई होती है, बॉडी को लगता है कि वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है जिससे बीमारी फैल सकती है। बिल्कुल जी, बॉडी असल में ये सोचती होगी कि जैसे ये कोई बाहर से आने वाला है और बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो इस वजह से हमारे जो सेल्स होते हैं जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, वो अटैक करना शुरू कर देते हैं उस चीज को, चाहे वो ऑर्गन हो, चाहे वो कोई दवाई हो, चाहे वो कोई वैक्सीन ही क्यों ना हो, क्योंकि आजकल तो वैक्सीनों का जमाना है। तो इस वजह से ही हम अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल उसको समझते हैं कोई बैरूनी चीज। और जैसे कि हार्ट में वाल्व का ट्रांसप्लांट होता है, तो उसमें भी ये होता है कि उन मरीजों को जिंदगी भर कुछ ऐसी दवाइयां खानी पड़ती हैं जिनसे ये सारे रिएक्शंस को कम किया जाता है। तो अगर हम उन दवाइयों का भी काफी नुकसान है, क्योंकि उन दवाइयों की वजह से उनकी बाकी कुव्वत मुदाखलत भी काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको और जो है इन्फेक्शन भी हो सकते हैं इस तरह। तो ये एक बहुत खतरनाक प्रोसीजर होता है और मतलब आजकल आसान कर दिया गया है, लेकिन एक जमाने में जब आप हिस्ट्री बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली काफी ही खतरनाक। तो 1937 में एक रशियन डॉक्टर थे, उनका नाम था व्लादिमीर डेमिहोफ। उन्होंने सबसे पहला आर्टिफिशियल दिल इम्प्लांट ट्रांसप्लांट किया था, और ये उन्होंने किया था एक कुत्ते के अंदर। तो ये हमारी तारीख का पहला है जिसका हमें पता है। उसके बाद हम अगर हम तकरीबन 20 साल आगे बढ़े तो 1952 में एक डॉक्टर साहब ने हार्पर यूनिवर्सिटी में, जो वेन स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मिली हुई है, ये डिट्रॉइट में है, और इन्होंने एक ट्रांसप्लांट किया था, और ये उन्होंने किया था बच्चिया के ऊपर। अच्छा समन, इससे पहले कि आप वेन स्ट्रीट के बारे में बताएं, मैं एक दो चीजें आपको डॉक्टर डेमिहोफ के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि बहुत ही सामीन के लिए दिलचस्पी होगी। डेमिहोफ साहब जब 3 साल के थे तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, और वो जंग में इंतकाल हो गया था। उसके बाद उनकी वालदा ने उनकी 2 बहनों को और इनको बड़ी अच्छी तरीके से तालीम दी, और इनका शौक हो गया इंजीनियरिंग की तरफ। और आपको ये सुन के हैरत होगी कि ये पहले ट्रैक्टर के कारखाने में काम करने लगे, जहाँ पर इनका काम रिपेयर करना था। लेकिन इनको जानवरों से बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, इनको बायोलॉजी से बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी,
और इस सिलसिले में वहाँ से फिर इन्होंने कुछ तालीम हासिल की, दिलचस्पी इसमें की, और उनका दिल ये आया कि किसी तरह से हम ऐसा आज़ा बना सकें जो मसनूई तौर पर दिल का काम कर सके। तो उन्होंने जब ये बनाया आर्टिफिशियल हार्ट, लेकिन उससे पहले उनको फौज में जाना पड़ गया, और फौज में जाकर के दूसरी जंग अजीम में ये चाइना में रहे, और चाइना में ये जापान की फौजी से मुकाबला करते रहे। उसके बाद जब मॉस्को वापस आए, उसके बाद इन्होंने मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, और वहाँ पर इन्होंने पहला काम ये किया कि बहुत सारे काम इन्होंने इनका ये पहले आदमी है जिन्होंने मैकेनिकल हार्ट बनाया, ये पहले आदमी है जिन्होंने मेमोरी आर्टरी, जो डॉक्टर लोग हैं उनको पता होगा कि मुख्तलिफ जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनका एक दूसरे से जोड़ना उन्होंने बताया। ये पहले आदमी है जिन्होंने हार्ट और लंग का ट्रांसप्लांट किया, ये पहली दफा। ये पहले आदमी है जिन्होंने कई जानवरों में, बल्कि ये पहले आदमी है जिन्होंने एक कुत्ते के सर को भी दूसरे कुत्ते के सर पे लगाया। और ये तमाम चीजें वो करते रहे, और साइंसदान इसको देखते रहे, और इसके बारे में सवालात उठते रहे। लेकिन अभी आप जब तारीख बताएंगी, जो मैं खास तौर पे बताना चाहता हूँ कि जब दिल का पहला ट्रांसप्लांट पेवनकारी साउथ अफ्रीका में डॉक्टर बर्नार्ड ने की, तो डॉक्टर बर्नार्ड डॉक्टर डिखॉफ के से बहुत मुतासिर थे। वो कई दफा मॉस्को आए, और मॉस्को में आने के बाद उन्होंने डिखॉफ के काम को देखा, और उसकी रोशनी में उन्होंने पहला ये ट्रांसप्लांट किया। इसी तरह से अमेरिका के बहुत से साइंसदान, बहुत से डॉक्टर आते रहे, और उनके दिल में बड़े सवालात थे। लेकिन बहुत दिनों तक मॉस्को का चक्कर लगाने के बाद और डिखॉफ के काम को देखने के बाद वो इस बात से उन्होंने आगाही हासिल की, वो ये समझे कि हार्ट लंग ट्रांसप्लांट वगैरह भी हो सकता है। तो जो लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं सामईन, मैं उनसे खासतौर पर गुजारिश करूंगा कि ये रूसी डॉक्टर के बारे में जरा पढ़ें और उसकी जिंदगी के बारे में देखें कि किस बहादुरी के साथ और कितने मसाइल के साथ, कम सहूलियात के साथ वो काम करते रहे, और उन्होंने इस किस्म के ऑपरेशन किए। उनकी मौत 1998 में हुई है, और मौत से पहले उनको जो रूस का सबसे बड़ा शहरी एजाज होता है वो दिया गया है उनके साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पर। तो अब समन आप आगे बताएं कि इसके बाद क्या हुआ। और डॉक्टर शेषा, क्योंकि आप उन रूसी डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तो मैं जब इस प्रोग्राम के लिए रिसर्च कर रही थी तो मुझे एक और डॉक्टर के बारे में पता चला था जो सिया फाम है। उनकी तो अब डेथ हो गई, उनका नाम है विवियन टॉमस, और उनकी भी कुछ ऐसी कहानी थी कि वो सिया फाम थे, लेकिन वो अपने हाथों से बहुत अच्छा काम कर सकते थे, और फिर उनको किसी और डॉक्टर ने अडॉप्ट किया सॉर्ट ऑफ, और कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और बहुत मुश्किलों से वो भी एक कार्डियक सर्जन बने, और उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े काम किए, और उनके ऊपर एक मूवी बनी है, तो उस मूवी के बारे में बताऊंगी। उसका नाम है समथिंग द लॉर्ड मेड, यानी दिल के बारे में बात हो रही है। और उन्होंने एक बच्ची का ऑपरेशन किया था जिसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज था, और उसका पहली दफा उन्होंने ऑपरेशन किया था, और वो बच्ची ठीक हो गई थी। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं आर्टिफिशियल हार्ट की हिस्ट्री की तरफ। तो व्लादिमीर डेमिखॉव साहब ने सबसे पहले हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था एक कुत्ते के अंदर। उसके बाद जैसे कि डॉक्टर शेषा आपने बताया, बहुत सारे लोग रूस गए, उन्होंने उनसे सीखा, लेकिन फिर जो ज्यादातर हमारी दुनिया में मैं देखती हूँ कि जो साइंसी तरक्की होती है वो यूरोप और अमेरिका में होती है। तो यूरोप की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में इसका काम शुरू हुआ, और अलग अलग तरह के आर्टिफिशियल हार्ट्स बने। एक और प्रॉब्लम जो इन साइंसदानों ने देखी थी वो ये थी कि जो भी आर्टिफिशियल हार्ट होगा उसकी एक बैटरी होगी, और उस बैटरी को चेंज होना होगा, और क्योंकि बैटरी को चेंज होना होगा तो कितनी लंबे अरसे तक बैटरी रह सकती है, और फिर वो इंसान ट्रैवल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और डॉक्टर शेषा, इसी के साथ हमारे एक वक्फे का भी वक्त हो गया है। तो ठीक है, हम वक्फे के लिए जाते हैं और दोबारा हाजिर होते हैं थोड़ी देर के बाद इल्मो आगाही का सफर लेकर रेडियो 105 FM। We will be right back after this short commercial break. फ्रीलांसर्स के लिए फुली डिजिटल अकाउंट ओपनिंग इन अ क्लिक, क्योंकि ये है जेएस बैंकिंग इन अ ब्लिंक। अभी जेएस मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और अपना जेएस ब्लिंक फ्रीलांसर्स डिजिटल अकाउंट खोलें, पलक झपकते ही कहीं से भी, वो भी बगैर किसी एटीएम या फंड ट्रांसफर चार्जेस के। मजीद मालूमात के लिए अभी 111654 पर जेएस बैंक कॉल करें। जेएस बैंक, क्योंकि बढ़ना है आगे।
वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर है अल्मोआगे के सफर के साथ, और हम बात कर रहे थे मसनूई दिल की, जो आर्टिफिशियल हार्ट होता है, और उसके ट्रांसप्लांट की, और जो अभी हाल ही में एक सूअर का दिल का ट्रांसप्लांट हुआ है एक इंसान के अंदर। तो मैं बता रही थी कि जो आर्टिफिशियल हार्ट की हिस्ट्री के बारे में, तो उन रूसी डॉक्टर के बाद अमेरिका में बहुत सारी रिसर्च शुरू हुई थी। तो जो दो बहुत बड़ी इवेंट्स हुए थे, उसमें एक ये था कि मेमोनार्ड हॉस्पिटल है न्यूयॉर्क के अंदर, तो उसके अंदर एक ट्रांसप्लांट हुआ था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद 1969 में दो डॉक्टर्स थे, एक का नाम था डोमिंगो लोइटा और डॉक्टर डेंटन ए कूली। ये दो कार्डियक सर्जन थे जो काम करते थे ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर, वहाँ पे बेलर यूनिवर्सिटी है, वहाँ वो काम करते थे, और वो दोनों कार्डियक सर्जन थे, और वो इसी चीज के बारे में काम कर रहे थे। और 1969 में उन्होंने एक आदमी का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। असल में हार्ट ट्रांसप्लांट की भी बहुत मसले होते हैं ना, कि जो इंसान का हार्ट होता है वो सिर्फ कुछ लोगों को मिल सकता है, तो वो उस लिस्ट में आ नहीं पा रहे थे, या उनको हार्ट मिल नहीं रहा था, और उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। तो ये जो दो सर्जन्स हैं, इन्होंने मिलके इनको एक आर्टिफिशियल हार्ट यानी एक मसनूई हार्ट इनका ट्रांसप्लांट किया था, और नाम भी रखा था कुछ उन्होंने, इसका नाम हार्टमेट के नाम से नाम रखा था, हार्टमेट। बिल्कुल बिल्कुल, हार्टमेट के नाम से रखा था, और ये उनकी बॉडी में सिर्फ 64 घंटों के लिए था, सिर्फ 64 घंटों के लिए हार्ट था। इसी के 64 घंटों के बाद फिर एक हार्ट मिल गया था। लेकिन समन, आप इससे पहले डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने साउथ अफ्रीका में नहीं ऑपरेशन किया था? मैं आपको अमेरिका के पहले हार्ट की बता रही हूँ, दुनिया अमेरिका के। ठीक है। हाँ, तो ये 64 घंटे तक ये रहा था। उसके बाद उनको एक इंसान का दिल मिल गया था, तो उनका उसके बाद वो ट्रांसप्लांट किया गया था। अफसोस की बात ये हुई थी कि कुछ दिनों बाद, 2 हफ्ते बाद तकरीबन, उनका निमोनिया या और इससे रिलेटेड किसी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन जो उनका कार्डियक ट्रांसप्लांट था, जो उनका दिल का निजाम था, वो बिल्कुल सही बरकरार रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और फिर उसके थोड़े दिनों बाद जो ये डॉक्टर कूली थे, डॉक्टर डेंटन कूली, उन्होंने टेक्सास में ही एक हार्ट इंस्टीट्यूट खोला जिसका नाम था टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट। और डॉक्टर शेषा, मैं बड़ी लकी हूँ कि मैं वहाँ गई थी, और मैंने कार्डियोलॉजी में इलेक्टिव भी किया था वहीं पे। और उन्होंने उस इंस्टीट्यूट के अंदर एक हार्ट म्यूजियम बनाया हुआ है। बिल्कुल, इवन मैं भी वहाँ पे इलेक्टिव कर चुका हूँ, और मैं भी बहुत लकी हूँ कि मैं वो जाके वो छोटा म्यूजियम जो है उनका, फर्स्ट फ्लोर पे ही उनका एक म्यूजियम है, और वो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का, उन्होंने सारी पुरानी डिवाइसेस वहाँ पे रखी हुई हैं। बिल्कुल, उन्होंने वहाँ पे डिवाइसेस रखी हुई हैं जो पुराने जमाने में इस्तेमाल होती थी। जैसे जब कोई हार्ट का बाईपास की सर्जरी होती थी, तो जो टाइम होता था जिसमें हार्ट और लंग मशीन जिसको कहते हैं कि उस पर रख दिया जाता था, तो पुराने जमाने में जो शुरू किए थे वो वाली सारी डिवाइसेस वहाँ रखी हुई हैं, पुराने इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ रखे हुए हैं, पुरानी इंफॉर्मेशन है कि किन किन गाइडलाइंस के बेसिस पे उस वक्त के सर्जन अपना काम करते थे। और एक बहुत मजे का डिस्प्ले है कि उन्होंने वहाँ के लोकल सारे बच्चों को बोला कि आप दिल को, आपके ख्याल में दिल क्या होता है, उसका आप आर्ट बनाएं। और सारे बच्चों ने अलग अलग आर्ट बनाया, वो सारा आर्ट वहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, सारे बच्चों ने दिल बनाया है, तो वो भी है। और उसके साथ साथ डॉक्टर डेंटन कूली को जो भी अवार्ड्स मिले थे अपनी जिंदगी में, वो सारे भी हैं। और बिल्डिंग का नाम भी इन्होंने डेंटन कूली के नाम पे रखा हुआ है, द कूली बिल्डिंग के नाम से। और उसके दूसरे फ्लोर पे जहाँ पे लाइब्रेरी है, उसके साथ जो है सारे उन डॉक्टर्स की तस्वीरें हैं, पोर्ट्रेट्स हैं, जिन्होंने अपने करियर के अंदर एज अ कार्डियोलॉजिस्ट बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे पहली एकोकार्डियोग्राफी करना, पहला हार्ट मशीन बनाना, हार्ट लंग बाईपास का जो वहाँ पे अमेरिका के अंदर और हार्ट इंस्टीट्यूट में हुआ है, वो उनके जितने भी डॉक्टर्स थे, सारी जितनी भी बेसिक चीजें उन्होंने अचीव की हैं उस टाइम पे। तो उसका जो है ना एक बड़ा सा एक जो है एक एरिया बना हुआ है जहाँ पे लोग जाके, एक छोटा सा म्यूजियम ही कह लें, कि आप जाके देख सकते हैं और हैरान हो सकते हैं कि उस जमाने में क्या क्या अचीव किया लोगों ने। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप दोनों इस म्यूजियम में घूम चुके हैं, फिर चुके हैं, और आपको जाती तजुर्बा है वहाँ का। तो क्या ख्याल है, जो भी अमेरिका में
हमारे लोग जाते हैं, आपका मशवरा है कि ये लोग जाके इस म्यूजियम को जरूर देखें? बिल्कुल, और ये कोई बहुत बड़ा म्यूजियम नहीं है, तो जल्दी से आप देख के आ सकते हैं। और लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत मिलती है और आपको पता चलता है कि किस मुश्किलों से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारी मेडिसिन, हमारी कार्डियोलॉजी, हमारी कार्डियक सर्जरी यहाँ तक पहुंची है। और ये भी बड़े मजे की बात है कि इसमें आपको ना डॉक्टर होने की, इलेक्टिव करने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी उस बिल्डिंग के अंदर, कोई भी उस बिल्डिंग में जा सकता है और उसके पहले या दूसरे फ्लोर के अंदर जो भी छोटा सा म्यूजियम और छोटे छोटे एरियाज बने हुए वो फॉलो करते हुए एरोज जो है ना आप देख सकते हैं और हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो हसान, हम फिर आगे चलते हैं। जो अभी जो एक सर्जरी हुई है और मैंने सुना यूनिवर्सिटी, मगर समन, उससे पहले मैं चाहूंगा कि इस बात को जरूर बताया जाए कि दिसंबर 1967 में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे साउथ अफ्रीका में। उन्होंने पहली दफा इंसानी तारीख में पहली दफा, एक आदमी था डेनिस डार्विन, उसका इंतकाल हो गया था कि एक्सीडेंट में, और उसका दिन लेकर के उन्होंने लुइस वॉल कलेंस्की को लगाया था। और जो मुझे अच्छी तरह से इससे याद है कि मैं उस वक्त स्कूल में था और अखबारों में ये बड़ी खबर आई थी कि साउथ अफ्रीका में एक डॉक्टर ने दिल बदल दिया है एक एक्सीडेंट में मरने वाले इंसान का। और बड़ा मुझे याद है कि उस जमाने में शोरा ने शायरी की थी, गालिब को कोट किया था कि गालिब तो पहले ही कह चुके हैं और ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जहां और के नाम से शेर था। तो ये एक अच्छी बात है जिसको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट इन्होंने क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। तो अब आप बताएं ये सुअर के दिल के बारे में, उसके बाद मैं भी एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा हार्ट लंग ट्रांसप्लांट के बारे में। जी, तो जी डॉक्टर शेषा, एक्चुअली अब ये जो फील्ड है इसका नाम जो है इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है। अब वैसे तो ट्रांसप्लांट तो हम हार्ट नॉर्मल बोलते थे कि जो भी बंदा या शख्स मर जाता था और अपना ऑर्गन जो है डोनेट करना चाहता था तो उसको हम लोग बोलते थे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नाम से। अब इन्होंने नई एक फील्ड निकाली है जिसको बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांट। जीनो का मतलब होता है कि कोई नॉन ह्यूमन एनिमल ही हो लेकिन नॉन ह्यूमन हो, उससे उसका दिल या उसका आज़ा निकाल के जो है ह्यूमन के अंदर डालना, तो उसको जीनो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। तो ये एक्चुअली सबसे दुनिया में पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ है जिसमें एक सुअर का दिल निकाला है और दिल निकाल के एक इंसान में लगाया है जिसका दिल बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और वो उसका हार्ट फेल हो रहा था। तो और ये सक्सेसफुल भी हुआ है क्योंकि जो सबसे पहला खुशखबरी की बात तो ये है कि जो सबसे पहला फेज होता है किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जिसके हम बोलते हैं हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, जिसमें सबसे जल्दी रिजेक्शन हो जाती है हार्ट की, जो भी ऑर्गन आपने डाला होता है। तो वो अरसा जो है वो निकल चुका है, वो टाइम जो है जिसमें होना होता है वो निकल चुका है। तो डॉक्टर्स जो हैं काफ़ी खुश हैं इस बात से कि ये जो है ना ये हो सकता है कि आगे जाके और भी सक्सेसफुल हो। तो ये एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जो एक्चुअली 1989 के अंदर ग्रेजुएट हुए थे हम डाओ मेडिकल कॉलेज से, जो मेरे कॉलेज और डॉक्टर शेषा का भी कॉलेज है एक्चुअली। तो और ये उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मंसूर मोहिद्दीन और उन्होंने ना सिर्फ वहाँ से ग्रेजुएट होते जबकि अपनी अर्ली सर्जिकल ट्रेनिंग भी सिविल हॉस्पिटल से हासिल की है उन्होंने। और उसके बाद जो है वो अमेरिका चले गए और अमेरिका जाके उन्होंने रिसर्च में और कार्डियक सर्जरी और कार्डियक ट्रांसप्लांट में काम किया और एक अपनी लैब भी बनाई जिसमें वो रिसर्च करते हैं। और रिसेंटली उनको ये मौका मिला कि एक कंपनी है यूनाइटेड थेरेप्यूटिक्स के नाम से, उन्होंने $24 मिलियन का एक रिसर्च डिपार्टमेंट बना के दिया जिस पे बेसिस पे ये रिसर्च आगे बढ़ पाई और जो है ना इस तरह का जो और वो पिछले हफ्ते सर्जरी हुई है। मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा कि हमने डॉक्टर शेषा आपने अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर एक बात की थी जिसमें एक डॉक्टर रॉबर्ट मोंगोमरी के बारे में बात की थी जो कि न्यूयॉर्क के एक लैंगोन हॉस्पिटल जो थे उससे ताल्लुक रखते थे और उन्होंने एक मुर्दा इंसान पे जो कि ब्रेन डेड जिसको बोलते हैं उस पे एक किडनी सुअर की ट्रांसप्लांट की थी और जिसकी जो सक्सेसफुल हुआ था और वो यूरिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था उस किडनी ने। तो ये जो सुअर इस्तेमाल किया गया था उस टाइम पे भी वो भी इसी जेनेटिक प्रोसीजर से पैदा किया हुआ सुअर था वो। तो ये जो हमारे डॉक्टर मोहिद्दीन है इनका बुनियादी काम उन्होंने ये किया है कि
जो सुअर का जो जेनेटिक पिक्चर है, तस्वीर है, उसको उन्होंने तब्दील किया है, यही किया है ना उन्होंने? जी हसन, इसके बारे में हमें बताएं कि उन्होंने क्या जीन्स निकाल ली हैं, डाल ली हैं, किस तरह से किया है? तो उन्होंने एक्चुअली बात यह है कि सुअर अब एक और जानवर है। अब हमने देखा है कि कोई भी चीज कहीं और से बाहर से लाके अगर ह्यूमन इंसानी जिस्म में डाली जाए तो वो जो है वो इंसानी जिस्म रिजेक्ट कर देता है। तो डॉक्टर मोइनुद्दीन की जो पूरी रिसर्च है वो भी इसी बेसिस पे है कि उनका काम ये था कि उन्होंने जितने भी जीन्स थे उसको देखा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उन्होंने बोला कि सुअर के जीन्स पे, क्योंकि सुअर जो है फूड इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, तो उसकी रिसर्च इतनी हुई हुई है, उसका जीन मैप हुआ हुआ है, हमें पता है कि सुअर के अंदर क्या जीन्स होते हैं। तो हमें पता था कि हम कौन कौन से जीन निकाल सकते हैं और कौन कौन से जीन डाल सकते हैं जिसकी वजह से इंसानी जिस्म में मुंतकिल करने के लिए आसानी हो। जैसे उनकी एक सबसे बड़ी कामयाबी जो थी, उन्होंने ये किया था कि उन्होंने टोटल 10 जीन जो है उनको मैनिपुलेट किया, उनको चेंज किया, जिनमें से 3 जीन जो थे वो सुअर के थे जो निकाले गए थे और 7 जीन जो है वो इंसानों के डाले गए थे। और जो दिल डला है उसमें से सुअर के 3 जीन्स निकाल दिए गए हैं और इंसानों के 7 जीन्स डाल दिए गए हैं उसके हर सेल में। उसके हर सेल में, क्योंकि ये जीन मैनिपुलेशन तब की जाती है जब जो है पिग की ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग के टाइम पे। तो उस टाइम पे इन्होंने जाइगोट के अंदर वो जीन्स जो है इम्प्लांट किए, तो जब पिग पैदा होगा तो उसी तरह पैदा होगा जिस तरह ये चाहते हैं। अच्छा, तो इस पिग की पैदाइश से पता था कि इस पिग का ये पर्पस है कि उसका फिर दिल निकाल के इस इंसान, स्पेसिफिकली इस इंसान में देना है। जी जी। और तो मैं आसान अल्फाज में मैं सामीन को ये बताऊं कि डॉक्टर साहब ने जब ये जाइगोट बना, वो अंडा बना, बिल्कुल जिससे सुअर में पैदा होना था, तो उस अंडे के अंदर वो जो जीन होता है, 3 ऐसे जीन जिनकी वजह से इंसानी जिस्म सुअर के दिल को मुस्तरद कर देता, वो निकाल दिया और 7 ऐसे जीन डाल दिए उसके अंदर जो इंसानों का जीन था। तो ये सुअर की शक्ल, दिल की शक्ल या सुअर की शक्ल इस तरह की बन गई कि उसमें मिक्स जीन बन गए। तो जब ये सुअर पैदा हुआ तो इसके दिल में ये खुसूसियत नहीं थी कि वो इंसान के जिस्म को मुस्तरद कर देता। ये इन्होंने काम किया जो कि बहुत जबरदस्त साइंसी काम है और इसमें हम डॉक्टर साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत उसके बाद फिर सर्जनों की टीम ने इस दिल को इंसान के दिल में डाल दिया। हाँ, ये बात बताना लाजमी है कि इन्होंने खुद ट्रांसप्लांट नहीं किया था, ये रिसर्च टीम से ताल्लुक रखते हैं। तो ये इन्होंने सपोर्ट और अपनी रिसर्च प्रोवाइड की जिसकी बेसिस पे ये ट्रांसप्लांट हो सका। तो इनका बहुत बड़ा काम है इनका। और ट्रांसप्लांट जो थे वो एक डॉक्टर बार्टली ग्रिफिथ हैं जो कि आपके मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के डायरेक्टर हैं कार्डियक ट्रांसप्लांट के, उन्होंने ये प्रोसीजर किया था और इन दोनों की टीमों ने मिल के जो है ये काम किया था। और एक और बात भी बताना चाहूँ यहाँ पे कि जो ये अंडे के अंदर जीन का मुंतकिल होना और ये सब काम कराना, ये बेसिकली एक चीज होती है जिसको बोलते हैं जीन एडिटिंग। हमारे पास एक कैंचियां होती हैं बायोकेमिस्ट्री की जो कि जीन एडिटिंग, और ये जीन एडिटिंग की जो कैंचियां हैं हमारे पास जिनको बोलते हैं कि जहाँ जो जीन काट के आपको लगाना होता है, अंडे के अंदर डालना होता है, आप डाल देते हैं। और वो भी हमारी एक बड़े जबरदस्त किस्म के प्रोफेसर हैं जिनकी रिसर्च पे हुआ है, और वो भी जिसमें हमने पिछली दफा बात की थी, डॉक्टर हर गोविंद खुराना कि उनकी बिल्कुल मुल्तान वाले, सन ऑफ मुल्तान, उन्होंने एक्चुअली ये रिसर्च की थी जिसकी वजह से ये कैंचियां बन सकी। और ये इनकी वजह से आज इतना, मतलब आप सोचें कि कहाँ से कोई चीज शुरू होती है और कहाँ पहुंच जाती है, तो ये हैरानगी की बात। जबरदस्त। आप ये सोचें कि हमारे पाकिस्तान के मुल्तान शहर के एक साइंसदान ने 50 साल पहले एक चीज बनाई थी और उसके बाद हमारे कराची शहर के एक डॉक्टर ने उस कैंची की मदद से ये जेनेटिक मैनिपुलेशन की, और फिर अमेरिका के एक डॉक्टर ने उस जेनेटिक मैनिपुलेशन से बनने वाले सुअर के दिल को इंसान के दिल के बदले में लगा दिया। और इस मौके पर हसन ये बताना चाहूंगा कि जिस मरीज को ये दिल लगाया जा रहा था, उस मरीज से कहा गया कि ये दिल लगाया जाएगा, हमें नहीं पता है कि काम करेगा कि नहीं करेगा, तो आप इसके लिए तैयार हैं? तो उस मरीज ने कहा कि डॉक्टर मुझे तो मर ही जाना है, लेकिन अगर ये दिल लगा करके आपके साइंस में कोई तरक्की हो सकेगी तो मुझे ये मरना भी कबूल है और मैं चाहूंगा कि साइंस इसमें तरक्की करे। तो मैं इस मरीज को ये खराज तहसीन पेश करता हूँ। बिल्कुल। जबरदस्त। और डॉक्टर शेषा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कुछ बताना चाह रहे हैं हमारे सामीन को? हाँ समझ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आप दोनों ने अपने तजुर्बे की बात की
उस म्यूजियम को देखते हुए, तो मैं आपको एक और शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूँ जिनका ताल्लुक डॉ मेडिकल कॉलेज से ही है और मेरे क्लास फेलो थे। मैं बड़ा इस बात पर फख्र करता हूँ कि डॉक्टर आसिफ हसन जो न्यू कासल में हार्ट लंग ट्रांसप्लांट बच्चों में करते रहे हैं, उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। मुझे इस बात का एजाज़ हासिल है कि मैं और डॉक्टर शोएब सुबहानी उनके साथ तकरीबन 8-9 साल पहले पूरा 24 घंटा हमने इनके साथ गुजारा और उस 24 घंटे में हमने देखा कि उनको मुस्तकिल फोन आ रहे थे कि कौन सा बच्चा कहाँ पर एक्सीडेंट में मर गया है और उसका दिल मुहैया है और वो दिल लाया जाएगा, और जिस तरह से वो ऑपरेट कर रहे थे उसमें मैं दिलचस्प बात ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर आसिफ हसन का ताल्लुक भी डॉ मेडिकल कॉलेज कराची से ही है और डॉक्टर आसिफ हसन ने एक ऐसी सर्जरी भी की है जिसमें एक तरफ सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे को निकाला गया और चंद मिनटों का वो बच्चा जिसके दिल में बहुत बड़ी खराबी थी, उसको दूसरे थिएटर में उस बच्चे का ऑपरेशन करके उसके दिल को सही कर दिया गया। तो आसिफ हसन ने बड़ा काम किया है और न्यू कासल में बच्चों के जो हार्ट लंग ट्रांसप्लांट होता रहा है, बिल्कुल नौज़ायदा बच्चे 3 दिन के, 4 दिन के, 12 दिन के बच्चों पे उनका ये बड़ा अहम काम रहा है। तो मैंने सोचा कि ये मौका अच्छा है। आप लोगों ने उस म्यूजियम की बात की है और मैं आपको उस जगह की बात बता दूं जहां पर 24 से लेकर 48 घंटे मैंने और डॉक्टर शोएब सुबहानी ने गुजारे और हमने देखा कि बच्चों के दिल के ट्रांसप्लांट को करने में किस किस्म की टेक्नोलॉजी दरकार होती है और किस किस्म का मुनज़्ज़म निज़ाम होता है। हम यही ख्वाहिश कर सकते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी एक दिन साफ पानी भी मिलेगा, लड़कियों को तालीम भी मिलेगी और छोटे छोटे बच्चों का इलाज भी हो सकेगा और आसिफ हसन और मोहिद्दीन जैसे डॉक्टर को पाकिस्तान में जगह मिलेगी जहां वो काम कर सकें। अब आप बताएं, कुछ अखलाकियात के बारे में आप बात करना चाहती थी। हाँ जी डॉक्टर शेषा, ये तो बड़ी जबरदस्त आपने बात बताई और बिल्कुल मैंने इनकी डॉक्टर शोएब सुबहानी की किताब है जो आप लोगों के बैच के बारे में है, उनमें मैंने पढ़ा था एक्चुअली डॉक्टर आसिफ हसन के बारे में और क्या जबरदस्त काम किया है। मैं तो कहूँगा कि आप जब अमेरिका जाएं तो रास्ते में हिंदुस्तान से होते हुए जाएं और आसिफ हसन के अस्पताल में भी देखते हुए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। असल में अच्छा, अब दूसरी हम जो बात ये कर रहे थे कि इखलाकियात इसमें बहुत ज्यादा आ गई हैं, कंट्रोवर्सी बन गई है ये, तो उससे पहले बात करने से पहले मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये बात डॉक्टर मोहिउद्दीन ने बोली थी कि हमने सूअर का ही इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि अब बात दरअसल ये है कि सूअर का इस्तेमाल के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। अब बोलते हैं कि सूअर हमारे देखा जाए तो इंसान से इंसानी रिश्तेदारों में, क्योंकि हम भी एक जो है जानवरों के किंगडम से पार्ट रखते हैं, हमारा भी जो है ये ताल्लुक है वहाँ से, तो हमारे सबसे क्लोज रिश्तेदार तो बोलते हैं वो बंदर हैं। तो हम उनसे क्यों दिल नहीं लिया और सूअर से क्यों लिया? तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि सूअर का जो दिल का साइज और वेट है वो उतना है जितना इंसानी दिल का है। तो जिसकी वजह से हमारे खून की जो सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर है तो वो बराबर रहेगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि क्योंकि आजकल पेंडेमिक का ज़माना है तो आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरह वायरस जो है वो मैनिपुलेट करता है और किस तरह ये वायरस चाइना से सूअर से ही होते हुए जो है ना पूरी दुनिया में पहुंचा। और तो उन्होंने बोला कि इसका जो है मेन मसला ये था कि अगर हम बंदर के अंदर से दिल निकालते हैं तो क्या पता कि बंदर के अंदर कोई वायरस इस तरह होता है जो कि आसानी से इंसानों में मुंतकिल हो जाता। और सूअर का क्योंकि हमें पता है कि उसके अंदर कौन कौन से वायरस होते हैं तो हम उनके जीन मैनिपुलेशन से रोक सकते हैं। तो और ये रीजन भी था। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट एथिकल रीजन जो डॉक्टर मोहिउद्दीन ने बताया वो ये था कि क्योंकि जब सूअर का दिल निकालेंगे तो सूअर जिंदा तो रहेगा नहीं, तो उसकी बाकी बॉडी के साथ क्या करेंगे, उसको ये लोग बोलते हैं काट के उसको फूड इंडस्ट्री के अंदर दे दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर तो ये कंज्यूम होता है सूअर और बाकी दुनिया में भी, तो उसके लिए भी आसानी होगी कि हमने कोई जाया नहीं किया कोई पार्ट। तो ये इस बेसिस की वजह से जो है ना उन्होंने कुछ ये पॉइंट बनाए और इस बेसिस की वजह से सूअर का जो है सिलेक्शन किया गया ट्रांसप्लांट के लिए। एक सबसे बड़ा मसला एक आया था उनको कि सूअर क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो होता है, तो सूअर का जो दिल है वो भी बहुत जल्दी ग्रो होता है।
तो एक जीन उन्होंने जो एडिट करके डाला है वो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का जीन है। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि सुअर का, क्योंकि इन्होंने इससे पहले जो है ये सारी रिसर्च जो है एक बंदर पे की थी। ये सुअर का दिल निकाल के पहले बंदरों में डाला था और उस पे देखा था कि जो है कि वो बंदर जो है सरवाइव किया है या नहीं किया था। तो उसमें उनको पता चला था एक बंदर मर गया था इस बात पे, क्योंकि उसका दिल बहुत तेजी से ग्रो हो गया था। इतना उसका साइज भी नहीं था कि उसका दिल जो है ना ऐसा ग्रो हो गया था, वो बोल रहे थे कि शायद दिल के अंदर कोई कैंसर हो। तो उनको फिर बाद में पता चला क्योंकि सुअर का दिल जो है बहुत तेजी से ग्रो होता है, तो सुअर का वही जीन जो है इसमें आ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने फिर बाद में डिसाइड किया कि इंसान में मुंतकिल करने से पहले वो जीन को भी हटाएंगे। अब यहाँ पे जो है एथिकल बातें, अब 3 एथिकल बातें समझ जो है मैंने रिसर्च में देखी, वो ये है कि एक तो सबसे पहले मेडिकल रीजन क्या हो सकते हैं। मेडिकल रीजन ये हो सकते हैं कि अगर एक इंसान के अंदर वो दिल मुंतकिल किया जाए तो हमारे पास क्या इतनी रिसर्च है कि वो इंसान सरवाइव करेगा या नहीं। क्या वो उसके अंदर ये क्या पता बाद में जाके इंसान 20 दिन में मर जाए या 1 साल में मर जाए अगर बहुत ज्यादा। तो क्योंकि हमें ये भी पता है कि आजकल जो ह्यूमन टू ह्यूमन हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके अंदर भी रिजेक्शन हो जाती है। तो हम कैसे इतने एतमाद से ये बोलें और किसी बंदे को बोलें कि आप ये वाला सर्जरी करा लें। तो इसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि उन लोगों ने बोला कि अभी ये रेडी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी आम इंसानों में जो है अभी आम तौर पे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उसके लिए जो है डॉक्टर मोइनुद्दीन ने इसका जवाब ये दिया था कि एक्चुअली बात ये है कि हमने बंदरों पे और इन बाकी जानवरों पे इतनी रिसर्च कर ली है कि हम बंदर के अंदर ये दिल मुंतकिल करने के बारे में ज्यादा जानते हैं जितना हम इंसानों में। और तो बोलते हैं असल में मकसद तो हमारा यही है कि इंसानी जानों को बचाना है। तो बोलता है कि अगर हम बंदरों पे ही रिसर्च करते रहे तो हम बंदर के बारे में ज्यादा जान जाएंगे और इंसान के बारे में हम, क्योंकि कुछ ऐसे जीन और एंटीबॉडीज होती हैं बंदर के अंदर जो कि इस दिल को अटैक करती हैं, जो कि इंसानों में नहीं होती। तो हम उनके बारे में रिसर्च करने का हमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें तो इंसानों में डालना है। तो ये मेडिकल एक रिस्क के बारे में बात थी। ठीक है। और जी समझ एक ये भी था ना कि जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं वो सामने आ गए थे कि आप सुअर के साथ कैसे ज्यादती कर सकते हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात आपने बोली। तो ये बेसिकली एथिकल क्वेश्चन जो है वो इसका भी रेज हुआ था कि एनिमल राइट्स के बारे में। अब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका के अंदर एनिमल राइट्स के ऊपर, पीटा के नाम से, और उन्होंने बोला कि ये जो है क्योंकि वो एनिमल राइट्स के ऊपर बात करते हैं, वो तो इवन सुअर के और जानवरों को काट के ज़िबा करके खाने पे भी जो है उसके खिलाफ बात करते हैं। तो वो बोलते हैं कि वैसे ही दुनिया के अंदर जो है ना इतना ज़्यादा जानवरों को काटा जाता है और उसका खाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो वैसे ही ज्यादती है जानवरों के साथ। तो हम क्यों एक ऐसा जानवर बनाएं, क्योंकि हम तो शुरू से इसको पैदा कर रहे हैं ना, तो हम पैदा करें उसको और फिर उसको ज़िबा कर दें सिर्फ इसलिए क्योंकि इंसानी जो है इंसान को ज़रूरत है। तो वो उनका मानना है कि इंसान जो है बहुत खुदगर्ज है। तो बात सही है उनकी। तो सम्मान और हसन, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे कि मैं हम जानवरों को हम जमीन समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि जमीन के ऊपर जितने जानवर हैं, दरख्त हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, ये सब हमारे साथ रहते हैं। क्या इंसानों को इस बात की आज़ादी है कि वो जानवरों को इस तरह से मैनिपुलेट करें? और मैं जानवरों की तरफ से आपसे पूछ रहा हूँ कि जानवरों से पूछा गया है कि भाई आपके साथ ये सलूक करने जा रहे हैं, ये कितना इखलाकी तौर पे सही है? इखलाकी तौर पे बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। आजकल दुनिया जो है वो बैलेंस से बहुत आउट हो गई है। हमने मेरे हिसाब से जो है चाहे वो कोई भी जानवर हो उसको लेके हमने एक इंडस्ट्री बना दी है, और इंडस्ट्री में हम मास प्रोडक्शन करके मास स्लॉटरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी क्लाइमेट चेंज पे भी इफेक्ट हो रहा है कि हमारी क्लाइमेट जो है, जो ग्रीन हाउस गैसेज, जो क्योंकि जितना एनिमल की तादाद जो खास तौर पे फूड इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखें तो जानवरों और जो गायें और भैंसें और इनकी जो तादाद जो है वो इतनी बढ़ गई, तो उनकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से एक्सट्रीम ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया है, और जिसकी वजह से दुनिया की जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है।
तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि लेकिन कि हम जानवरों का अपना हक है बिल्कुल, पूछ नहीं रहे जानवर, और हम जानवरों से पूछ भी नहीं रहे इस बात के लिए, तो ये बात तो सही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस होना जरूर चाहिए हर चीज के अंदर, चाहे वो आप, क्योंकि हम ये भी ना, पता नहीं आपका क्या इसके बारे में व्यू है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप बिल्कुल जानवर कंज्यूम करना बंद कर दें। आप क्या समझते हैं? मेरा अपना ख्याल ये है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें एक तरह का तवाजुन होना चाहिए, और तवाजुन का तरीका यही हो सकता है कि तमाम इंसान जो पढ़े लिखे इंसान हैं, जो फलसफे से दिलचस्पी रखते हैं, वो सोच के बैठे कि इन तमाम चीज़ों में हम इसको किस तरह से अखलाकी तौर पर कारआमद कर सकते हैं, जहाँ पर जिंदगी बचाना है वहाँ जिंदगी भी बचा सकें, और साथ साथ हम जानवरों पर ज्यादती भी ना करें, क्योंकि जानवर हमारे हम जमीन हैं, उन पर जुल्म करना सही नहीं है, उनको शिकार करना, उनको मार डालना, अपनी तफरीह के लिए उनके साथ ज्यादती करना, ये मेरे ख्याल में बहुत गैर अखलाकी है, और एज ए डॉक्टर और एज ए इंसान हमें इसके बारे में जरूर आवाज बुलंद करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने सही बात बोली। इवन एक ऑक्सफोर्ड की बायोएथिक्स की एक डॉक्टर हैं कैथरीन, उन्होंने भी ये बात की थी कि देखें, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट और ह्यूमन लाइफ के बारे में अगर बात की जाए तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो अब आ गई है हमारे पास, कि एक सूअर या किसी जानवर का दिल हम डाल सकते हैं उस इंसान के अंदर जिसके अंदर वाकई में ज़रूरत है। तो हमें उनके हिसाब से हमें बैठ के ये एक रूल्स बनाने चाहिए, कुछ रेगुलेशन बनाने चाहिए कि कौन इंसान है जिसको वाकई में जरूरत है और उसके अंदर ये इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, ना कि हम उनको दे दें कि जो पैसे वाले लोग हैं या जो लाइन से जो लाइन या कोई रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते, और क्योंकि उनके पास पैसा है या इन्फ्लुएंस है जो भी है कि वो चाहते हैं कि हमारी जैसे ये हमारे टेनिस के खिलाड़ी जो बगैर कोविड का टीका लगाए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। इस बात मैं बिल्कुल इस पे आमादा करता हूँ, और मैं तो बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत, ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने उनको वापस भेज दिया, और उन्होंने बोला कि ये जिस तरह हमारे आम सिटीजन्स के का जो रूल वो लोग फॉलो करते हैं, तो वो बाकी चाहे वो बाहर से आए चाहे वो टेनिस स्टार हो, वो सब पे अप्लाई होता है। तो ये तो आप कहेंगे इस बारे में समझ? नहीं, बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ दोनों बातों से, लेकिन जैसे कि इसमें भी एक कंट्रोवर्सी बनी थी कि वो जो साहब थे उन्होंने कई साल पहले कोई क्राइम कमिट किया था, लेकिन फिर उनको उसकी सजा मिल चुकी थी। तो क्या ऐसे लोगों को भी हम ट्रांसप्लांट करें या ना करें? जी, उस क्राइम एक्चुअली ये है कि उनको 10 साल की सजा हुई थी कि उन्होंने 33 साल पहले जो है एक बंदे को छुरी चाकू मारा था, और 10 साल की ये वो जो है, तो लोगों ने ये बात बोली थी कि इसको ट्रांसप्लांट होना चाहिए या नहीं। लेकिन एज अ डॉक्टर आई थिंक हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, हम लोग तो सिर्फ इस बात पे हम कौन होते हैं, ये काम कोर्टों और लॉयर्स का है जो कि ये बात डिसाइड करें। हमारे ओथ के हिसाब से हम लोगों के ऊपर लागू होता है कि हम जो है सबकी जान बचाएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी जो इथिकल पॉइंट्स है वो ये है कि रिलीजियस व्यूज, अब खास तौर पे जूइश कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम रेज हुआ है। लेकिन ज़्यादातर जहाँ तक मैंने देखा है, खास तौर पे मिस्र के अंदर जो दारुल इफ्ता के नाम से जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस चीज़ को जो है सपोर्ट किया है मुसलमानों के लिए। और जूइश कम्युनिटी के अंदर भी एक यूके के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, यूके हेल्थ डिपार्टमेंट मॉरल एंड एथिक्स एडवाइजरी के अंदर एक रबाई हैं डॉक्टर मोश फ्रीडमैन, उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किया है कि जूइश कम्युनिटी के अंदर भी ये होना चाहिए। उन्होंने दोनों ने एक ही रीज़न बताई है, वो ये है कि हमारे रिलीजन के अंदर इंसानी जान का बचना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से जो है ये जो है हमें ऐसी इजाज़त दी जाती है। बहुत शुक्रिया हसन, और इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त पे खत्म हो रहा है। तो डॉक्टर शेषा, लेकिन प्रोग्राम के वक्त खत्म होने से पहले मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूँ समन और हसन के हम जरूर इंसानी जानों को बचाने की कोशिश करें, लेकिन सारी दुनिया पर नजर डालें जहाँ माहौल की तबाही, एनवायरनमेंट की तबाही और जंगों से
कितने इंसान मारे जा रहे हैं, उनको भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल माहौलियात पे हमें बहुत खास गौर करना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वरना तो इसके बिना तो आई थिंक सारा दुनिया का निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो जाएगा, और इसकी वजह से सारे मसले तो अभी भी इसी वजह से चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इसके साथ ही हमारा आज का सफर खत्म होता है। अगले हफ्ते हम दोबारा हाजिर होंगे इल्म व आगाही का सफर लेकर FM 105 पर। शुक्रिया हसन और समद।